नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेज में। ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इसने 641 पोस्ट पर टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी निकाली है। तो बहुत सारे बच्चों के माइंड में डाउट है। मैंने देखो 2 दिन इसलिए वीडियो नहीं बनाया, मैंने सोचा सब डाउट क्लियर करें फिर लेके आते हैं। तो जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए A to Z आपकी EWS सर्टिफिकेट से रिलेटेड, OBC सर्टिफिकेट से रिलेटेड, ये वैकेंसी गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, क्या आपको जॉब लगने के बाद इसे निकाल दिया जाएगा, क्या आपको जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा उसके अंदर आपको सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, सब डाउट लेके मैं आज आया हूँ यहाँ। तो पूरा डिस्कस करेंगे हम। सिलेबस भी डिस्कस करेंगे, इसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है उस पर भी डिस्कस करेंगे, और आपके एग्ज़ाम आप कहाँ कहाँ दे सकोगे, एग्ज़ाम सिटीज़, वो सब पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिएगा अंत तक, ठीक है। तो देखो, मैं जो ओरिजिनल आपके नोटिफिकेशन है ना उसी से बताऊंगा ताकि आपके दिमाग में कोई डाउट क्लियर ना हो, ठीक है। मैं स्लाइड्स भी बना सकता था लेकिन डाउट रह जाते हैं आपके कि आपको लगता नहीं कि ये चीज़ वहाँ लिखी है या नहीं लिखी है, तो मैं इसलिए नोटिफिकेशन लेके आया हूँ। देखो, तो अब बात करते हैं हम इम्पोर्टेंट डेट्स पर, ठीक है। तो आ जाते हैं, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट्स ऑन, मतलब ये 18 दिसंबर से आपकी ऑनलाइन सबमिशन आपकी स्टार्ट हो चुका है। कहाँ पे? इसकी ऑफिशियल साइट पर। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो ये 10 जनवरी तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और इसकी डेट ऑफ ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। CBT की फुल फॉर्म आपको पता ही होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो ये कब होंगे आपके? 25 जनवरी से 5 फरवरी तक। कब? 25 जनवरी से 5 फरवरी तक ये एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे क्या इन्फॉर्मेशन, मतलब आपको ये तो पता चल गया कि आप 10 जनवरी तक इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो। अब टोटल वैकेंसी कितनी है साहब? तो देखो, टोटल वैकेंसी कितनी है आपके? टोटल वैकेंसी है आपके 641, जिसमें केवल UR अनरिजर्व कितनी है? 286, EWS कितनी है? 61, SC है 93, ST है 68, OBC NCL है 133, एक्स सर्विसमैन की 8, और जो आपकी PA ये जो डिसेबिलिटीज़ वाले होते हैं दिव्यांगजन, इनकी 6 है, ठीक है। अब एक चीज़ बताऊँ, ये एक्स सर्विसमैन और रिजर्वेशन की जो PH की जो अलग पोस्ट है, ये अलग से नहीं होती, ये सब आपके इसी में इंक्लूड होती है, ये भी आपको पता ही होगा, ठीक है। ये 8 और ये 6 है ना, ये इसी में से निकल के आएगी, ये कोई अलग से नहीं काउंट नहीं है नंबर। आप इनको जोड़ोगे 286, 61, 93, 68, 133, तो आपको 641 ही मिलेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अब देखो, यहाँ बहुत सारे बच्चों को डाउट आ रहा है कि सर 10th में क्या 60% कंपलसरी है? तो देखो, इन्होंने यहाँ क्या लिख रखा है, मेट्रिकुलेशन पास फॉर रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड, मतलब आपके 10th पास होने चाहिए हो आप, जो रिकॉग्नाइज मतलब मान्यता प्राप्त बोर्ड से, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ देखना, इसने जो कहा है वो क्या कहा है, कैंडिडेट मस्ट स्पेसिफिकली इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन कैलकुलेट टू द नियरेस्ट 2 डेसिमल्स। मतलब अगर किसी के, मान लीजिए मेरे अगर 73.33 मार्क्स है, तो मुझे वो लास्ट के जो डेसिमल की दो दो डिजिट है ना, वो बताने वहाँ लिखनी पड़ेगी 73.33, मतलब डेसिमल के बाद में दो दो डिजिट आपको वहाँ शो करनी पड़ेगी। अब आप जो यहाँ इससे कंफ्यूज हो रहे हो ना, यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखो, इसने क्या कहा है, इसको लाइन लास्ट लाइन पढ़ना, द फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज सो अराइव विल बी इग्नोर्ड, 59.99% विल बी ट्रीटेड एज लेस देन 60%। तो यहाँ ये एग्जाम्पल दे रहा है, या आपको बताया नहीं है कि आपको 60% इसने कंपलसरी है। इसने पूरा यहाँ पढ़ के देखना, इसने कहीं नहीं कहा है कि इसको 60% कंपलसरी चाहिए। बस इसने ये कहा है कि आप जो परसेंटेज जब वहाँ बताओगे ना, वो पूरे बताने हैं आपको डेसिमल में, मतलब 10th पास इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक बार और इसको अच्छे से पढ़ लेना आप, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, फॉर सर्विंग कैंडिडेट्स, तो ठीक है, इसको छोड़िए आप। एग्जामिनेशन सिटीज़ में आपको आगे बता दूंगा कौन कौन सी रहने वाली है। एज लिमिट, ठीक है, एज लिमिट। अब इसमें क्या हो रहा है कि 10 जनवरी 2022, ठीक है, 10 जनवरी 2022 तक आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 18 से 30 के बीच होनी चाहिए, मतलब 18 से छोटा नहीं और 30 से बड़ा नहीं। मतलब 10 जनवरी 90, मतलब 10 जनवरी के बाद अगर आपका बर्थडे आ रहा है और अगर आप 30 के होने जा रहे हो, तो आप फॉर्म भर सकते हो। सीधी सी बात है कि 10 जनवरी 2022 तक आपकी एज 30 ही होनी चाहिए, ठीक है। तो एज भी अच्छा खासा क्राइटेरिया दे रखा है, आप सब इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब आगे आते हैं। अब इसमें जो रिलैक्सेशन मिलेगा ना, ठीक है, रिलैक्सेशन का भी बता दूं मैं, ठीक है। तो ये क्या, देखो क्या है, अप टू ए मैक्सिमम 5 years ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम लोग SC ST के लिए 5 ही साल का है, जो यहाँ है मैक्सिमम आपको छूट मिल जाएगी। और जो है OBC वाले हैं उनको कितनी, 3 साल की यहाँ छूट मिल जाएगी। लेकिन एक चीज़ और है, अगर आप यहाँ छूट लोगे तो फिर आप जो ST और SC वाला जो
आपकी पोस्टें आप उसी में आ पाओगे, आप यूआर में फाइट नहीं करोगे, ये भी आप नॉलेज रखते ही होंगे। अब आगे चलते हैं हम, ठीक है। अब देखो ओबीसी सर्टिफिकेट आपको कब का चाहिएगा, तो ये देखो इन्होंने साफ लिख रखा है आपके कि अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट्स इन पर्टिकुलर सेल इंश्योर दैट दे possess द ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट इशूड ऑन द आफ्टर 1 जनवरी 2020, मतलब 1 जनवरी 2020 के बाद में बना हुआ सर्टिफिकेट आपको देर लगाना पड़ेगा, ठीक है। समझ गए होंगे आप। अगर आपके पास 1 जनवरी 2020 के बाद का सर्टिफिकेट बना हुआ नहीं है तो आप बनवा लेना, सर क्लियरली मेंशन है 1 जनवरी 2020 के बाद का। इसी तरीके से हम आगे भी बात करते हैं, क्योंकि ईडब्ल्यूएस वालों को भी कन्फ्यूजन होगा। तो देखो ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी क्या कहा इसने कि फॉर दिस रिक्रूटमेंट द क्लोजिंग डेट, ठीक है, यहाँ से पढ़ना, द फॉर दिस रिक्रूटमेंट द क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज 10 जनवरी 22, मतलब 10 जनवरी 2022 तक काफ़ी फॉर्म बनने आ रहे हैं। द इनकम ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 विल ओनली बी कंसिडर्ड, मतलब आपको फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का क्या है यहाँ ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बनाना है, जो कब बनेगा आपके, ये 30 मार्च, ठीक है, 30 मार्च 2022 से पहले पहले जो आप सर्टिफिकेट बनाओगे ना, मतलब अभी जो आप सर्टिफिकेट बनाओगे वो आपके फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का ही बनेगा। तो 30 मार्च तक जो आपके सर्टिफिकेट होगा वो आपका बन जाना चाहिए, ठीक है। अगर अब वैसे भी आपने बना ही लिया होगा अगर आप ईडब्ल्यूएस के हो तो। लेकिन यहाँ एक चीज़ और कंफर्म कर लेना आप ईडब्ल्यूएस वाले, मान लीजिए आपने ईडब्ल्यूएस डाल दिया और अगर आप ईडब्ल्यूएस अगर वहाँ सबमिट नहीं कर पाए तो आपको यूआर में काउंट जरूर किया जाएगा। देखो इन्होंने साफ लिया इफ फुलफिलिंग ऑल, देखो ये क्या कर रहा है, हाँ, इन केस ऑफ नॉन कंप्लेंस टू द स्टिपुलेशन दियर क्लेम फॉर रिजर्व स्टेटस अंडर ईडब्ल्यूएस विल नॉट बी एंटरटेन एंड द कैंडिडेचर एप्लीकेशन ऑफ सच कैंडिडेट्स if fulfilling all the eligibility condition of UR category will be considered under UR के वैकेंसीज ओनली। मतलब अगर आपने ईडब्ल्यूएस से अप्लाई कर दिया और आप वहाँ किसी कारण से आप अपना जो सर्टिफिकेट है वो वहाँ ले जा नहीं पाए तो आपको यूआर में काउंट किया जाएगा, आपको बाहर नहीं फेंका जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखो फीस डिटेल, जो आपके यूआर ओबीसी एनसीएल, देखो एक ओबीसी नॉन क्रिमिनल, एनसीएल का मतलब होता है नॉन क्रिमिनल एयर, ठीक है, जिनकी 8 लाख से सैलरी कम होती है वो होते हैं नॉन क्रिमिनल एयर में। तो इनकी जो फीस है वो कितनी है, वो इनकी फीस है 1000 रुपये। और जो वुमेन SC ST एक्स सर्विसमैन और जो PH वाले कैंडिडेट है इनकी कितनी है 300 रुपये, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है, तो होनी भी चाहिए। अब देखो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, फीस इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि बच्चे अप्लाई ही नहीं करेंगे 1000 रुपये, ठीक है। और अभी ग्रुप डी और आपके एनटीपीसी का सीज़न चल रहा है तो लोग सोचेंगे कि यार इधर अप्लाई क्यों करें, ठीक है। तो उस पर सब पे हम डिस्कस करेंगे आगे चलते हैं। देखो ये चीज़ आपके प्लेन ऑफ एग्जामिनेशन, तो देखो आपके कितने 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। टाइम कितना रहेगा आपके, देखो 100 क्वेश्चन, सीधा ही बता देता हूँ, 100 क्वेश्चन 1.5 घंटा और नेगेटिव मार्किंग कितनी 1/4, ठीक है। ये आपके एग्जाम प्रोसीजर रहने वाला है, ठीक है। तो आपके कितने 100 क्वेश्चन 1.5 घंटा और नेगेटिव मार्किंग कितनी 1/4। होप ये भी आपके क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं कि डॉक्यूमेंट, ठीक है, एग्जामिनेशन सिटी में आपको आगे बता दूंगा हाउ टू अप्लाई। आपको ये www.iari.res.in पे जाके अप्लाई करना है, आप वहाँ कर सकते हो, ठीक है। देखो अप्लाई तो आप कर ही सकते हो, नहीं हो तो आप ई मित्र पे चले जाना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ मैं। एक तो आपकी एग्ज़ाम सिटी आप क्या क्या डाल सकते हो और आपको ये डालना चाहिए या नहीं। हाँ एक चीज़ और, सॉरी मिस कर गया सर, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। सबका इस पर डाउट आ रहा था कि दीज पोस्ट आर नॉन गवर्नमेंट, ठीक है। तो देखो नॉन गवर्नमेंट ही होगी ना। अब एक चीज़ बताओ मुझे आप, एक तो होती है गवर्नमेंट के अंडर में, एक होती है PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट, और एक कुछ होते हैं आपके NGOs जो मतलब सेवार्थ काम करते हैं, ठीक है। किसी चीज़ को मतलब किसी चीज़ पर डेवलपमेंट करने के लिए, अनुसंधान करने के लिए, तो ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की बॉडी, ठीक है। इसमें आपके पे लेवल सब कुछ आपके गवर्नमेंट वाला ही रहेगा, वहाँ कोई चेंज नहीं होने वाला। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको लात मार के बाहर फेंक दिया जाएगा। तो नॉन गवर्नमेंट तो जाहिर सी बात है लिखा हुआ आएगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट की बॉडी, लेकिन ये PSU नहीं है और ये पर्टिकुलर गवर्नमेंट की सर्विस नहीं है। ICAR, देखो ये ICAR क्या है, एक अनुसंधान है। अब अनुसंधान तो गवर्नमेंट, तो ये NGO के रूप में आएगा ना यार, तो उस समझने की कोशिश करो आप। ये नॉन गवर्नमेंट यहाँ लिखना इनका वाजिब है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको ये बाहर उठा के फेंक देंगे। आपका सब कुछ जो जितना भी आपका जो सैलरी मिलेगी, आपका पे ग्रेड रहेगी, ये सब कुछ आपका
एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय जैसा होता है वैसा ही होगा। ऐसा नहीं है कि आपको उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। तो उसलिए आप निश्चिंत रहिएगा, आराम से आप अप्लाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक चीज़ और कन्फ्यूज आ रहा है यहाँ, ऑल पोस्ट आर टेम्परेरी बट लाइकली टू कंटिन्यू एंड ट्रांसफरेबल एनीवेयर इन इंडिया। अब देखो टेम्परेरी तो क्या है यार, अब आप सोचो कि आप गलती भी करो और आप नौकरी भी करो, तो वो चीज़ तो पॉसिबल नहीं होती ना। और ये चीज़ सबके लिए होती है, ठीक है। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं ना, ये सबके लिए होती है। आपके ट्रेनिंग पीरियड में आप ट्रेनिंग करोगे, उस टाइम अगर आपका व्यवहार सही नहीं हुआ तो आपको कैसे वो आगे आपको कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप अप्लाई करिए। आपके लिए आपकी ये जो कंटिन्यू रहने वाली है, आपको बीच में उठा के नहीं फेंका जाएगा। आप आराम से अप्लाई करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं हम कुछ, ठीक है। और एक बार आप इनको अच्छे से पढ़ लेना, इतना पॉसिबल। और इसमें देखो नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला भी आपको इतने ये यहाँ दे दिया, तो ठीक है। ये नॉर्मलाइजेशन भी अगर आप मुझे कहोगे कैसे होता है, तो मैं आपको इसमें एक बार अच्छे से एग्जांपल लेके समझा दूंगा कि आपके पैटर्न का। अब देखो, अब आगे चलते हैं, आपके जो डाउट है, ठीक है। ये जो आपकी कहाँ कहाँ आपकी पोस्टिंग हो सकती है, ये सब ये ऑफिस है ना, ये जो दे रखे हैं ये आपके कितने की लिस्ट दे रखी है, 64 की। इन जगहों पे आपकी पोस्टिंग है होगी, तो ये चीज़ भी आप नोट कर लेना कि आपको कहाँ कहाँ आप जा सकते हो। अब देखिए एग्जामिनेशन सिटीज़, आपको जो एग्जामिनेशन सिटीज़ आपको जो ऑप्शन डालने हैं ना, वो देखो। अब आप कि जो नियरेस्ट हो वो 2-3 जो भी ऑप्शन में मांगे आप वो डाल देना। अब जैसे मैं राजस्थान से हूँ, ठीक है, तो ये देखो हर स्टेट से है। अब जैसे देखो मैं राजस्थान से मेरा एग्जाम्पल ही देख लेता हूँ ना, अगर मैं अप्लाई करूँगा तो मैं कहाँ एग्ज़ाम देने जा सकता हूँ। तो देखो मैं कहाँ जा सकता हूँ, अजमेर जा सकता हूँ, बीकानेर दूर है, जयपुर पास में है, जोधपुर दूर है, कोटा है दूर है, श्रीगंगानगर दूर है, उदयपुर पास में, ठीक है। तो इस हिसाब से जो आपके पास में हो वो 2-3 आप चॉइस जो वहाँ पे भी जितने 2 या 5 भरने के लिए कहेगा वो भर देना, ठीक है। अब एक चीज़ आती है आगे, ठीक है, और कुछ देखना चाहते हो, ठीक है। सिलेबस, सिलेबस, हाँ ठीक है। ये एग्ज़ाम पैटर्न आपके आपके जीके कितने नंबर की आने वाली है, जीके आपके कितना आएगी, देखो जीके, हाँ जीके आपके आएगी 25 नंबर की, मैथमेटिक्स 25 नंबर की, साइंस 25 नंबर की, और सोशल साइंस कितनी आपकी 25 नंबर की। और देखो ये 1.5 घंटा आपके होने वाला है, और 1 घंटा मैंने कहा आपका नेगेटिव मार्किंग कितनी 1/4। तो देखो ग्रुप डी के अंदर आप जीके पढ़ रहे हो, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, सोशल साइंस। अब सोशल साइंस भी आपके ये 10th लेवल का आएगा। इसमें आएगा क्या वो देखो, हम वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये सिलेबस है आपका, जनरल नॉलेज, क्वेश्चन में भी डिजाइन टू द नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स। देखो ये सब करंट अफेयर से रिलेटेड है, ठीक है। आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स सब एक बार इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो और देख लेना। और अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए हो ना, तो मैं ये आपके उसमें डाल दूंगा, मेरे ये टेलीग्राम ग्रुप में, उसका भी मैं लिंक नीचे दे दूंगा, ठीक है। अब देखो ये चीज़ तो सब ठीक है आपके, ये सब कर लोगे। सोशल साइंस, मेट्रिक लेवल क्वेश्चंस ऑन इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो देखो इसके लिए सीबीएसई की जो 10th लेवल की बुकें है ना, आप वो खंगालना, आपको कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो 10th लेवल की बुक आती है ना एनसीईआरटी सीबीएसई की, वो आप वो खंगाल लेना एक बार। इस पर और मैं डिटेल आपके जो इस पर डिस्कस कर लूँगा कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, एक बार आप मुझे बताइएगा। अब एक चीज़ जो लास्ट आती है, देखो अब इसको क्लोज करते हैं, और कुछ आपको डाउट होना तो आप कमेंट में डाल देना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना कि अप्लाई करें या नहीं, ठीक है, अप्लाई और नोट। तो ठीक है, मेरे हिसाब से तो ये अप्लाई वाला कैंडिडेट है, इस पर अप्लाई करना बनता है। फिर भी देखो अगर आपकी सोच है कि हम ग्रुप डी और एनटीपीसी में इतने में ही रहना चाहते हैं, हम इधर इससे हटके कुछ तैयारी नहीं करना चाहते, मतलब तैयारी तो क्या आपके 3 सब्जेक्ट सेम है, आपको थोड़ा सा एक हल्का से हटके पढ़ना। फिर भी अगर आप दिमाग पे बर्डन नहीं डालना चाहते, नहीं पढ़ना चाहते, तो कोई बात नहीं। और एक सबसे बड़ी चीज़ है यार, सब बच्चों के 1000 रुपये बहुत भारी रकम हो जाती है, ठीक है। 1000 रुपये हो जाता है, तो अच्छे से अगर आप अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो तो ठीक है, फॉर्म भरना चाहिए आपको, कोई दिक्कत नहीं है। 1000 रुपये लगेंगे, लेकिन फॉर्म भरना चाहिए। और जो दूसरे कैंडिडेट है, जो देखो गांव देहात से, मैं बच्चों की कंडीशन समझ सकता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी उसी चीज़ को फेस करते हैं। तो अगर आप ग्रुप डी और एनटीपीसी पर फोकस किए हुए हैं, और अगर आपके पास 1000 रुपये अभी नहीं है, ठीक है, देखो 1000 रुपये ये भी लगेंगे, और साथ में आप ये मान के चलिए जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो 500-600 रुपये वहाँ पे खर्च होंगे, ठीक है। तो देख लेना आप आपके हिसाब से, देखो किसी पर फोर्स नहीं है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो कर देना, और नहीं करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप डी और एनटीपीसी तो आपके पास है ही। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रहा होगा। देखो कोई भी आपका डाउट हो ना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रहा होगा।